फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यावाणी में। आज हम यूपी स्पेशल का तीसरा वीडियो डाल रहे हैं, जो कि आपके RO, BO, यूपी PCS और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उत्तर प्रदेश के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देखे थे, इतिहास के बारे में जाने थे, और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, चाहे मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, मतलब आधुनिक उत्तर प्रदेश हो, इन सब टॉपिक को हमने देखा था। और आज हम उत्तर प्रदेश विशेष देखेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश में और भी विशेष चीज़ें क्या हैं। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे है। 10 की वृद्धि के मामले में 20.2% की वृद्धि के साथ भारत की 10 की वृद्धि से अधिक है उत्तर प्रदेश की। 10 की वृद्धि की बात करें तो 20.2% है 10 की वृद्धि, और 14वां स्थान है 10 की वृद्धि दर में। 10 की वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। बात करें जनघनत्व की, तो चौथा स्थान है जनघनत्व में 829। भारत के जनघनत्व से ज़्यादा। भारत का जनघनत्व कितना है? 343 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनघनत्व है 343, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य की है, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। जनघनत्व की बात करें तो चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान है जनघनत्व के मामले में, और लिंगानुपात की बात करें तो 912 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 912 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 912 जो है लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। 912 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। बात करें साक्षरता दर की, तो 67.7% साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। 29वां स्थान है उत्तर प्रदेश का साक्षरता में। फिर उसके बाद बात करें तो पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष 77.3% साक्षर हैं। पुरुष 77.3% साक्षर हैं, और महिला की बात करें तो 52.2%। महिलाओं के मामले में 31वें स्थान पे है महिला साक्षरता के मामले में, और पुरुष साक्षरता के मामले में 29वें स्थान पे है। साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, और 29वां स्थान है साक्षरता दर में। लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। बिल्कुल याद रखते जाइए, बहुत ही नॉर्मल चीज़। हर एक स्टेट के बारे में ये जानना चाहिए जिस स्टेट का आप PCS देने जा रहे हैं, स्पेशल देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 की बात करें तो 11 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति आई। वर्ष 2016 तक प्रजनन दर 2.1 पर लाना। वर्ष 2016 तक प्रजनन दर 2.1% पर लाना। बालिका विवाह आयु की बात करें तो 16.4 वर्ष 19.5 वर्ष। 16.4 वर्ष से 19.5 वर्ष बालिका विवाह आयु। और राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण की बात करें, राजकीय सेवाओं में तो 33% राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण उत्तर प्रदेश में है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। और देशांतरी स्थिति की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट। देशांतरी विस्तार की बात करें 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की भी स्थिति वही रहेगी, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अक्षांशी की अब बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट, और देशांतरी स्थिति की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। तो आप 23-30 कम से कम इतना मोटा माटी तो याद ही रख सकते हैं। 23 डिग्री से 30 डिग्री
और 77 से 84 डिग्री, 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और 77 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात करें तो सबसे पूर्वी राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ? तो वो हरियाणा है। उत्तरी की बात करें तो उत्तराखंड है। दक्षिणी की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। फिर है प्रदेश के सीमावर्ती जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सबसे बड़े जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला की बात करें तो हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। फिर उसके बाद सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सीमावर्ती प्रदेश 9 हैं। राज्यों की बात करें तो 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा प्रदेश है? तो वो है दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। फिर हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है। इन सब की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। फिर से एक बार कि हरियाणा है, हरियाणा के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है। इन सब की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। प्रदेश के सबसे लंबी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। आगे बात करें मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले ज़िले, बिल्कुल याद रखना है कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। तो ऐसे ज़िलों की संख्या है 11। 11 ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। बिहार से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं 7। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं? वो हैं 7। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। याद रखते जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा ज़िला है जो उत्तराखंड से सीमा साझा नहीं करता है। तो जब आपको पता रहेगा कि ये ज़िले साझा करते हैं तब तो आप बता पाएंगे कौन सा ज़िला साझा नहीं करता है सीमा अपने। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं? तो वो 7 ज़िले हैं। दिल्ली से सीमा बनाने वाले ज़िले की बात करें तो 2 ज़िले ऐसे हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। एक तो गाज़ियाबाद है और एक गौतम बुद्ध नगर है जिसे नोएडा भी कहते हैं, नोएडा के नाम जिसे जाना जाता है। तो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये दिल्ली से सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले ज़िले एक है और वो है सोनभद्र। झारखंड से सीमा बनाने वाले ज़िले एक हैं, वो है सोनभद्र। सोनभद्र से सीमा बनाने वाले सोनभद्र से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। ऐसे 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। फिर सहारनपुर से सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो सहारनपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो सहारनपुर से सीमा बनाने वाले राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं कि मध्य प्रदेश से जितने भी ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या है 11। 11 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आगरा हो गया, इटावा हो गया, आगरा भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सारे ज़िले जितने भी हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार से 7 ऐसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड से 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से केवल 1 ज़िला और वो है सोनभद्र जो कि सीमा साझा करता है। झारखंड से सीमा करने वाले एक ही ज़िला है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो भारत में पूरे ऐसा ज़िला है जो 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है और वो 4 स्टेट कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और झारखंड। बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सहारनपुर से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो 3 हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 3 ऐसे राज्य हैं जो सहारनपुर के साथ सीमा साझा करते हैं।
एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ही कन्फ्यूजनेबल टॉपिक है ये, कि बिहार से सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं, जो कि सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। दिल्ली से सीमा साझा करने वाले जिले हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि यही क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाते हैं। तो आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगी कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है प्रदेश के विभाजन की बात करें तो प्रदेश के विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों के साथ उत्तराखंड बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ और उत्तराखंड में 13 जिले ऐसे रहे हैं जो चले गए हैं उत्तर प्रदेश के 9 नवंबर 2000 को। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं? कितने ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कितने ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं? तो 8 ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं। फिर कौन कौन से वो ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं? तो बिल्कुल मेरठ जो है वो एनसीआर में आता है, गाजियाबाद एनसीआर में आता है, गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में आता है, उसके बाद जिसको नोएडा कहते हैं, फिर हापुड़ एनसीआर में आता है, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सारे ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। बात करते हैं एनसीआर में शामिल करने हैं तो प्रस्तावित ज़िले, एनसीआर में शामिल करने हैं तो प्रस्तावित ज़िले मथुरा, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़। मथुरा, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़ ऐसे ये हैं जो प्रस्तावित हैं कहाँ पे? एनसीआर में शामिल होने के लिए। एनसीआर में सर्वाधिक ज़िले हरियाणा राज्य के 14 ज़िले ऐसे हैं जो एनसीआर में आते हैं, जबकि राजस्थान के मात्र 2 ज़िले एनसीआर में आते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में सिर्फ राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं और सबसे ज़्यादा हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं, 4 ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं। उसके बाद न्यायालय की बात करते हैं कि कब स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में, किस न्यायालय की स्थापना? तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1886 में हुई। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1886 में लखनऊ में हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना प्रयागराज में, एक खंडपीठ इसकी है लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1886 को। ये जानना है आपको। आप इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनके बारे में आप कौन रहे हैं उनके बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। राज्य में सीबीआई कोर्ट 6 हैं, 4 लखनऊ में है सीबीआई कोर्ट और 2 गाजियाबाद में है। पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत 1984 में हुई। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब हुई? 1984 में। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण। बिल्कुल याद रखना है कि 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालय की बात करें तो 20 हैं। कॉमर्शियल कोर्ट की बात करें तो वो 20 हैं। उसके आगे देखते हैं नगर निगम कहाँ कहाँ पे है। नगर निगम वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो है लखनऊ, आगरा, कौन कौन से हैं? लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नगर निगम है। सहारनपुर के बाद है आपका फिरोजाबाद 2015 में बना नगर निगम हुआ। अयोध्या 2017 में, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। तो ये ऐसे ज़िले हैं, कितने? 17 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे क्या है? नगर निगम है, जिसमें क्या है? नगर निगम। कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। लखनऊ है, आगरा है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद,
फिर अलीगढ़, फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। फिर उसके बाद बात करते हैं कारागार की बात करें तो प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 72 है। 72 में प्रदेश में जिला कारागार हैं और उसके बाद उप कारागारों की संख्या है 2। 72 तो जिला कारागार हैं, 75 ज़िले हैं, आपको पता ही है। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 72 में कारागार हैं और उप कारागारों की संख्या है 2, महोबा और देवबंद। उप कारागार 2 जगह पे हैं। फिर है प्रदेश में केंद्रीय कारागार 5 हैं, फतेहगढ़, नैनी, बरेली, आगरा और वाराणसी। कितने सेंट्रल जेल हैं? तो सेंट्रल जेल हैं 5। कौन कौन सी? फतेहगढ़, नैनी, बरेली, आगरा और वाराणसी में। बरेली में भी है, आगरा में भी है, वाराणसी में, फतेहगढ़ में और नैनी में है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार की बात करें तो आगरा में 1844 में, बिल्कुल याद रखना है, पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में। किशोर सदन की बात करें तो अल्पवयस्क कारागार 1, बरेली 1। फिर नारी बंदी निकेतन 1, नारी बंदी निकेतन 1 जो कि लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन 1 लखनऊ में है। किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार 1 है जो कि बरेली में है। किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार बरेली में है। नारी बंदी निकेतन 1 है लखनऊ में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में 1940 में इसकी स्थापना हुई। बिल्कुल, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, स्थापना 1940 में हुई। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कृषि के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि बात करें, प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। औसत जोत का आकार कितना है? 0.76 हेक्टेयर। शस्य गहनता कितनी है? 162.4% 2017-18 के अनुसार। फिर भारत की कुल भूमि का 15% कृषि भूमि उपलब्ध है। भारत की कुल भूमि का 15% कृषि भूमि उपलब्ध है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा आंकड़े देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कि भारत में कुल, तो एक बार फिर से देखते हैं आंकड़े। प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। औसत जोत आकार की बात करें तो औसत जोत आकार उत्तर प्रदेश का 0.76 हेक्टेयर है। शस्य गहनता की बात करें तो 162.4% है 2017-18 के अनुसार। भारत की कुल भूमि का 15% कृषि भूमि उपलब्ध है। फिर उसके बाद बात करें गेहूँ की, तो राज्य की सर्वप्रमुख फसल है गेहूँ। राज्य की सर्वप्रमुख फसल गेहूँ, मतलब सर्वप्रमुख फसल में गेहूँ भी आता है। और सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में, गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पे? गंगा और घाघरा नदी जो हैं इनके दोआब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। फिर गन्ना की बात करें तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी व्यापारिक फसल है गन्ना। राज्य की सर्वाधिक सिंचित फसल है गन्ना, सबसे ज़्यादा सिंचाई गन्ना की जाती है। और मेरठ ज़िले का गन्ना सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा गन्ना कहाँ का माना जाता है? मेरठ का गन्ना सबसे अच्छा माना जाता है। फिर है बात करते हैं अफ़ीम की, तो अफ़ीम सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है और एकमात्र फैक्ट्री है जो कि कहाँ पे है? गाजीपुर में। अफ़ीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पे है? गाजीपुर में है। पटसन और जूट, प्रदेश में जूट मिलें कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर में। पटसन जूट मिलें प्रदेश में, जूट मिलें कहाँ पे हैं? कानपुर में है और गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पे है? सहजनवा में। तो पटसन जूट कहाँ पे है? प्रदेश में जूट मिलें कानपुर में है और सहजनवा गोरखपुर में है। उसके बाद आम की बात करते हैं, तो स्टेट आम जो है वो सहारनपुर और मेरठ में, दशहरी और मलिहाबाद लखनऊ में। फिर सफ़ेदा चौसा ये सहारनपुर में, और स्टॉल आम की एक प्रजाति है स्टॉल जो कि मेरठ और बागपत में। तो स्टेट आम कहाँ पे मिलते हैं? सहारनपुर और मेरठ में। दशहरी की बात करें या मलिहाबादी उसे कहते हैं, तो मलिहाबाद लखनऊ में, दशहरी लखनऊ में। सफ़ेद और चौसा की बात करें तो सहारनपुर में, और स्टॉल आम मेरठ बागपत में। फिर उसके बाद लंगड़ा आम की बात करें तो
तो लगड़ा आम वाराणसी में। आम निर्यातक जोन कौन कौन से हैं? तो लखनऊ और सहारनपुर आम निर्यातक जोन है। आम निर्यातक जोन कौन कौन से हैं? लखनऊ और सहारनपुर। उसके बाद नवाब ब्रांड की बात करें तो नवाब ब्रांड नाम से प्रदेश में उत्पादित आम को अन्य दूसरे प्रदेशों और देशों तक में बेचा जाता है। इनमें मुख्य रूप से दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है इत्यादि आम शामिल हैं। नवाब ब्रांड में कौन कौन से? दशहरी, चौसा, लंगड़ा ये और देशों में भी बेचे जाते हैं। आलू की बात करें तो अन्य प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो आलू को किस ब्रांड से बेचा जाता है, किस नाम से बेचा जाता है? आलू को ताज। और जो आपका नवाब ब्रांड से किसे बेचा जाता है? तो नवाब ब्रांड से आम को। नवाब ब्रांड से आम को बेचा जाता है। और कहाँ कहाँ आम निर्यातक जोन कौन कौन से हैं? तो आपको हमने बताया था आम निर्यातक जोन 2 हैं, वो है लखनऊ और सहारनपुर। कौन कौन सा है? लखनऊ और सहारनपुर। लखनऊ और सहारनपुर। उसके बाद आलू की बात करें तो आलू किस नाम से बेचा जाता है? आलू बेचा जाता है ताज ब्रांड से। संतरा की बात करते हैं। संतरा जो है सहारनपुर में संतरा होता है, सहारनपुर में संतरा होता है। उसके बाद मृदा अपरदन की बात करें तो वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा जलीय अपरदन ज़्यादा होता है। वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा जलीय अपरदन ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन और परत अपरदन को किसानों का मौत कहा जाता है, क्योंकि जो परत अपरदन होती है, जब ऊपरी परत जाती है तो उसमें बहुत सारे उपजाऊ परत होती है ऊपरी परत, और उसके जाने से मिट्टी की उत्पादकता, फसलों की उत्पादकता कम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अवनलिका अपरदन की बात करें तो अधिक ढाल वाले खेतों में अवनलिका अपरदन होता है। प्रभावित जिलों की बात करें मृदा अपरदन से तो इटावा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है मृदा अपरदन से। वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? वायु अपरदन से प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा। तो वायु अपरदन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं मृदा अपरदन के बारे में कि वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा जलीय अपरदन ज़्यादा होता है। और परत अपरदन को किसानों का मौत कहा जाता है। अवनलिका अपरदन अधिक ढाल वाले खेतों में प्रभावित जिला इटावा सर्वाधिक प्रभावित जिला। वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? मथुरा व आगरा। उसके बाद बात करते हैं कृषि योजनाएं और कार्यक्रम। कृषि योजनाएं और कार्यक्रम। नई कृषि नीति 2013 में आई। नई कृषि नीति कब आई? 2013 में। कृषि विकास दर 5.1% लक्षित। किसान मित्र योजना की बात करें तो 18 जून 2001 से किसान मित्र योजना चल रही है। किसान मित्र योजना 2001 से 18 जून 2001 प्रत्येक पंचायत से एक किसान मित्र। योग्यता की बात करें तो स्नातक कृषि इंटर। योग्यता की बात करें तो स्नातक कृषि इंटर किसान मित्र योजना के लिए। फिर प्रत्येक पंचायत से एक किसान मित्र। किसान बही योजना कब आई? 1992 ईस्वी में किसान बही योजना आई। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को आई। किसान मित्र योजना कब आई? 18 जून 2001 से। किसान बही योजना 1992 ईस्वी से। उसके बाद किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आई? 2 अक्टूबर 2003 से। 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 3.25 एकड़ भूमि तक के किसानों को किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। फिर है कृषक दुर्घटना बीमा योजना सितंबर 2004 से। 12 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना। क्षतिपूर्ति है कृषक दुर्घटना बीमा योजना की 5 लाख रुपए, और आई कब ये? तो सितंबर 2004 में आई। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड आया 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया? 1998-99 में। जीवन ज्योति परियोजना कब आई? अक्टूबर 2008 से। उत्तर प्रदेश में जीवन ज्योति परियोजना कब आई? अक्टूबर 2008 से। उद्देश्य की बात करें तो मनरेगा मजदूरी। जीवन ज्योति परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार सृजित करना। उत्तर प्रदेश चकबंदी एक्ट की बात करें तो 1954 से लागू है। चकबंदी एक्ट कब लागू हुआ? 1954 से। उत्तर प्रदेश चकबंदी एक्ट कब से लागू हुआ? 1954 से उत्तर प्रदेश चकबंदी एक्ट लागू हुआ। प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा इलाहाबाद में।
प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ पे बनी? कटरा, इलाहाबाद में। फिर है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 ईस्वी में। बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको ये सारे फैक्ट याद करते चलना है क्योंकि इन सब से क्वेश्चन आता है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में। बात करते हैं दुग्ध विकास की, तो राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई। राज्य में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1973 में वाराणसी, मेरठ, बलिया से किया गया। उत्तर प्रदेश की गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। गोकुल पुरस्कार भैंस या गायों की किसी भी नस्ल को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु मिलता है। गोकुल पुरस्कार किसे मिलता है? भैंस या गायों की किसी भी नस्ल के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को हेतु मिलता है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को नंदबाबा पुरस्कार मिलता है। तो एक बार फिर से देखते हैं दुग्ध विकास। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। राज्य में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1973 में वाराणसी, मेरठ, बलिया से किया गया। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में की गई। गोकुल पुरस्कार भैंस या गायों के किसी भी नस्ल के सर्वाधिक उत्पादकों हेतु मिलता है। देसी नस्ल की गायों में से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार मिलता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम। राज्य में प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 371 ग्राम प्रतिदिन। ये 2018-19 का आंकड़ा है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की बात करें तो मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और लखनऊ में है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, गोरखपुर में है और लखनऊ में है। पशु चारा बैंक, बिल्कुल प्रश्न पूछता है, झांसी में है पशु चारा बैंक, झांसी भरारी में पशु चारा बैंक। कामधेनु योजना कब से चल रही है? 5 मार्च 2014 से उत्तर प्रदेश में कामधेनु योजना चल रही है। फिर उसके बाद पशुपालन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? तो कुल पशु संख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कुल पशु संख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। एग्रो पार्क की बात करें तो हापुड़ में, सहारनपुर में, लखनऊ में और वाराणसी में एग्रो पार्क है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में झीलें, जलप्रपात, नहरें और नदियाँ। बखीरा झील कहाँ पे है? बखीरा झील है संत कबीर नगर में। बखीरा झीलों की बात कर रहे हैं तो बखीरा है संत कबीर नगर में। करेला झील है लखनऊ में। करेला झील है लखनऊ में। बखीरा झील है संत कबीर नगर में। इतौजा झील है लखनऊ में। तो बखीरा आप याद रखिएगा, बखीरा कबीरा ऐसे याद कर लीजिएगा। करेला लखनऊ में है, ला आ रहा है इसमें भी लखनऊ। करेला लखनऊ में है। इतौजा लखनऊ में है। बेती प्रतापगढ़ में है। नैया झील है प्रतापगढ़ में। तो कौन कौन सी? बेती और नैया कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। करेला और इतौजा कहाँ पे है? लखनऊ में है। फिर सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। और टास्टातरी ताल है, ये मिर्ज़ापुर में है। तो सिरसी, जिरगो और टास्टातरी ताल ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। फिर बात करते हैं लीलोर झील की, तो लीलोर झील है बरेली में। लीलोर झील कहाँ पे है? बरेली में। मुंगताल झील रायबरेली में है। लीलोर बरेली और मुंगताल झील रायबरेली। लीलोर झील बरेली और मुंगताल रायबरेली। फिर उसके बाद मोती झील की बात करें तो मोती झील रामपुर में है। मोती झील कहाँ पे है? मोती झील है रामपुर में। मोती झील है रामपुर में। गौर झील रामपुर में। बरुआ सागर जलाशय झांसी में है। बरुआ सागर जलाशय झांसी में है। लक्ष्मी ताल झांसी में है। फिर बल्हापारा झील और मोती झील दोनों कानपुर में है। कौन कौन सी? बल्हापारा झील और मोती झील कानपुर में है। मदन सागर झील महोबा में है। मदन सागर झील कहाँ पे है? महोबा में। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। दक्खन झील कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में है। और फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है। दहर झील है हरदोई में। तो फुलहर झील कहाँ पे? पीलीभीत में है। और दहर झील हरदोई में है। दहर झील हरदोई में है। नौ झील है मथुरा में। राधा कुंड झील है गोवर्धन मथुरा में। सुरहा ताल झील है बलिया में। बड़ा ताल झील जो है वो शाहजहाँपुर में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। छितौरा झील
बहराइच में है, सौत झील मैनपुरी में है और सरसई नावर झील इटावा में है। फिर से रिकॉल करा दिया जाता है कि कौन कौन सी झील है उत्तर प्रदेश में। सारी झील को एक बार फिर से पढ़ दिया जाता है कि बखीरा झील कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है बखीरा झील। उसके बाद करेला झील लखनऊ में है, इतौजा झील लखनऊ में है, बेती झील प्रतापगढ़ में है, नैया झील प्रतापगढ़ में है। सिरसी झील कहाँ पे है, सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में, जिरगो मिर्ज़ापुर, और टास्टातरी ये भी ताल जो है मिर्ज़ापुर में है। उसके बाद लीलोर झील बरेली में है। लीलोर झील कहाँ पे है, लीलोर झील है बरेली में, मूंगताल झील है रायबरेली में। उसके बाद बात करें मोती झील की, तो मोती झील गौर झील कहाँ पे है, रामपुर में। फिर बरुआ सागर जलाशय कहाँ पे है, झांसी में, लक्ष्मी ताल झांसी में है। फिर बल्हापारा झील और मोती झील कानपुर में है। मदन सागर कहाँ पे है, मदन सागर महोबा में, माँ से मदन सागर माँ से महोबा। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। देवरिया ताल कहाँ पे है, कन्नौज में। देवरिया से देवरिया ताल मत लगा दीजिएगा, देवरिया ताल है कन्नौज में। दखन झील है अम्बेडकर नगर में। फुलर झील है पीलीभीत में। फुलर झील पूछता है प्रश्न कहाँ पे है, पीलीभीत पे है। उसके बाद दहर झील है, दहर झील हरदोई में है। दहर हरदोई बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा। नौ झील की बात करें तो मथुरा में, राधा कुंड गोवर्धन मथुरा, सुराहा ताल बलिया, बड़ा ताल शाहजहाँपुर में। सेखा झील है अलीगढ़ में। छितौरा झील है बहराइच में। सौज झील है मैनपुरी में और सरसई नावर झील है इटावा में। उसके बाद बांधों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रमुख बांध तो राजा का बांध है सुल्तानपुर में, और कुंद्रा समुंदर जो है उन्नाव में है, और आंधी ताल बांध जो है वो वाराणसी में है। राजा का बांध कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। कुंद्रा समुंदर बांध कहाँ पे है, उन्नाव में। और आंधी ताल कहाँ पे है, वो है वाराणसी में। फिर उसके बाद जलप्रपात की बात करते हैं तो बिंधम जलप्रपात है मिर्ज़ापुर में। राजदारी जलप्रपात चंदौली में है, और देवदारी है मिर्ज़ापुर में। तो बिंघम मिर्ज़ापुर, राजदारी चंदौली और देवदारी मिर्ज़ापुर में है। उसके बाद टांडा की बात करें तो टांडा जो है वो मिर्ज़ापुर में है। टांडा जलप्रपात कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। टांडा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है, और कुशेहरा जलप्रपात ये भी मिर्ज़ापुर में है। टांडा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में और कुशेहरा जलप्रपात, टांडा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में और कुशेहरा भी मिर्ज़ापुर में है। फिर है बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल। बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल। उसके बाद जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ, जलप्रपात कौन कौन सी नदियाँ जो जलप्रपात बनाती हैं, सोन, तमस, टोंस भी कहते हैं, बेलन, काली गंगा, गौरी गंगा, शारदा नदी, ये सब काली गंगा और गौरी गंगा मिलके शारदा नदी। तो इस पे भी ये सभी नदियाँ क्या हैं, जलप्रपात बनाती हैं। जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ कौन कौन, सोन, टोंस, बेलन, काली गंगा, गौरी गंगा, शारदा नदी। फिर है कन्हार नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कन्हार नदी गुजरती है। किससे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कन्हार नदी। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें उत्तर प्रदेश में तो राजघाट बांध परियोजना एवं नहर परियोजना, ये ललितपुर बेतवा नदी पर है। ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध परियोजना। ये नहर परियोजना ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना की बात करें तो शहडोल में है बाणसागर, सोन नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड बाणसागर परियोजना। फिर गंडक नदी परियोजना की बात करें तो नेपाल बूढ़ी गंडक नदी, नेपाल में है गंडक नदी परियोजना, नेपाल में। और बूढ़ी गंडक नदी पर है ये गंडक नदी परियोजना। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है गंडक नदी परियोजना। फिर हथनी कुंड बैराज है सहारनपुर में। यमुना नदी पर है हथनी कुंड बैराज, बिल्कुल याद रखना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में। फिर पेय परियोजनाओं की बात करें तो गंगा जल परियोजना, प्रताप विहार गंगा नदी पर। गंगा जल परियोजना प्रताप विहार में कहाँ पे है, गंगा नदी पर है। फिर लवकुश बैराज परियोजना की कहाँ पे है, कानपुर में, गंगा नदी पर। लवकुश बैराज कहाँ पे है, कानपुर में, गंगा नदी पर। फिर गोकुल बैराज गोकुल यमुना नदी पर। गोकुल बैराज कहाँ है, गोकुल में, यमुना नदी पर। फिर आगरा बैराज आगरा में है, नाम से ही यमुना नदी पर। तो गोकुल बैराज
स्थान तो नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि यमुना नदी पर, क्योंकि गोकुल से तो गोकुल लग जाएगा, लेकिन यमुना नदी पर है। आगरा बैराज आगरा में है, यमुना नदी पर। लवकुश बैराज कानपुर, गंगा नदी पर। फिर उसके बाद प्रमुख बांध देखते हैं, प्रमुख बांध और जिला किस जिले में है और किस नदी पर है। एक झलक में देखते हैं कि प्रमुख बांध किस जिला में है और किस नदी पर है। जिरगो जलाशय की बात करें तो मिर्ज़ापुर में है, जिरगो नदी पर। जिरगो जलाशय अभी हम लोग पढ़ के ही आए हैं, मिर्ज़ापुर में, जिरगो नदी पर। मेजा जलाशय मिर्ज़ापुर में ही है, बेलन नदी पर। मेजा बेलन नदी पर है। फिर अहरौरा बांध, अहरौरा बांध कहाँ पे है, ये भी मिर्ज़ापुर में है, गरई नदी पर। अहरौरा बांध मिर्ज़ापुर, गरई नदी पर। माता टीला बांध की बात करें तो ये ललितपुर में है, माता टीला, और बेतवा नदी पर है। तीसरा ऊंचा बांध है ये। और उसके बाद सुकमा, सुकमा डुकमा बांध कहाँ पे है, सुकमा डुकमा है झांसी में, सुकमा डुकमा है झांसी में, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध झांसी में है, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध कहाँ पे है, झांसी में है, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर। सुकमा डुकमा बांध और परीक्षा बांध दोनों झांसी में है, माता टीला बांध ललितपुर में है। पथरई बांध की बात करें तो झांसी में है और ये पथरई नदी पर है। रिहंद बांध की बात करें दूसरा ऊंचा है और ये सोनभद्र नदी पर है, सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में। और रामगंगा बांध, रामगंगा जो है बांध सबसे ऊंचा बांध है ये, और ये बिजनौर में, उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध है ये रामगंगा बांध, सबसे ऊंचा बिजनौर में है, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध। दूसरे नंबर पर रिहंद बांध, दूसरे नंबर पर ऊंचा है सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो माता टीला बांध जो है सबसे ऊंचा है और ये ललितपुर ज़िले में है, बेतवा नदी पर। फिर आगे बात करें तो राजघाट बांध, राजघाट बांध है ललितपुर में, बेतवा नदी पर। गोविंद सागर ललितपुर, शहजाद नदी पर। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा नदी पर। मोहदा, मोहदा बांध हमीरपुर में, बिरमा नदी पर। और कन्हार बांध सोनभद्र में, गरई नदी पर। कन्हार बांध कहाँ पे है, सोनभद्र में है, गरई नदी पर है। मोहद बांध, मोहदा बांध कहाँ पे है, हमीरपुर में है, मोहदा बांध हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर। फिर चंद्रप्रभा बांध चंदौली में, चंद्रप्रभा नदी पर। गोविंद सागर बांध ललितपुर में, शहजादा नदी पर। और राजघाट बांध ललितपुर में है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर। सिंचाई की बात करें उत्तर प्रदेश में तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 71.17%। फिर नहर से, फिर तालाब से। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। फिर है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक भूमिगत जल का उपयोग करने वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा भूमिगत जल जहाँ पे यूज होता है, भूमि के अंदर का जल, भूमि के नीचे का जल जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है आगरा। फिर बात करें देश में नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई अगर होती है कहीं पे तो वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करें नहरों की तो प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरों की रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहरों की लंबाई कहाँ पे है, रायबरेली में सबसे ज़्यादा लंबी नहरें हैं। फिर पूर्वी यमुना नहर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना, विश्व बैंक द्वारा ये सहायता प्राप्त है। कौन सी, ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना। शारदा नहर सबसे लंबी नहर है, प्रदेश की सबसे लंबी, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है तो 16 से 22 जुलाई को प्रदेश में भूजल सप्ताह मनाया जाता है। प्रदेश में भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में भूगर्भ दिवस मनाया जाता है 10 जून को। नदियों की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख नदियाँ तो, और उनकी सहायक नदी कौन सी है, भागीरथी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, अलकनंदा। इसको आप मैप में देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ऐसे में ये कन्फ्यूजन लगता है। तो भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, अलकनंदा। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग बहने वाली नदी कौन सी है, शारदा नदी। फिर राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है उत्तर प्रदेश की तो वो यमुना नदी है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पे हो जाती है तो कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती हैं उत्तर प्रदेश में। यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना कितने जिलों से होकर बहती है तो यमुना प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। सारे ही इंपॉर्टेंट लाइन हैं, बिल्कुल आपको याद रखते जाना है। फिर गंगा
प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। 19 जिलों से यमुना और 28 जिलों से गंगा। गंगा के किनारे नगरों की संख्या कितनी है? 26। और यमुना के किनारे नगरों की संख्या है 10। बिल्कुल डेटा है, इसको याद रखना है। 19 जिलों से होकर यमुना बहती है, 28 जिलों से होकर गंगा बहती है। गंगा किनारे नगर की संख्या 26 है और यमुना किनारे नगरों की संख्या 10 है। उसके बाद सीमा बनाने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है वो है यमुना नदी। लखीमपुर और बहराइच के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है वो है घाघरा नदी। लखीमपुर और बहराइच के बीच सीमा निर्धारण करती है घाघरा नदी। पीलीभीत और नेपाल के बीच शारदा नदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा जो है चंबल नदी डिसाइड करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच की सीमा चंबल नदी डिसाइड करती है। उसके बाद केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में, केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में, ये नहर 231 किलोमीटर की है। नहर कितने किलोमीटर की होगी? 231 किलोमीटर की। केन नदी का पानी झांसी के निकट बेतवा नदी में जाएगा। उसके बाद गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। गोमती नदी जो है जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जौनपुर को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? गोमती नदी। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, जो इलाहाबाद कानपुर है ये गंगा नदी के दाएं तट पर नगर हैं। इलाहाबाद और कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर बसे नगर हैं और वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ नगर है। तो वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर और इलाहाबाद कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर। फिर है नदियों के किनारे बसे शहर की बात करें उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहर की बात करें तो बसे शहर गाजीपुर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और काला कांकर ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी किनारे कौन कौन से? गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, काला कांकर। बक्सर गंगा नदी के किनारे, फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, बिठूर गंगा नदी के किनारे और अनूप शहर गंगा नदी के किनारे। अनूप शहर भी गंगा नदी के किनारे। आवाज़ आवला है पर बोल। बक्सर गंगा नदी के किनारे, फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, बिठूर गंगा नदी के किनारे, अनूप शहर गंगा नदी के किनारे, गढ़मुक्तेश्वर, चकेरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिर डलमऊ, ये सारे नगर गंगा नदी के किनारे। कौन कौन से? बक्सर, फतेहगढ़, बिठूर, अनूप शहर, गढ़मुक्तेश्वर, चकेरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और डलमऊ, ये सारे शहर जो हैं उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे हैं। अब यमुना नदी के किनारे बसे शहरों की बात करें तो यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, बागपत, कालपी तक है जो कि यमुना नदी के किनारे है। बाकी गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। तो कौशाम्बी है। कितने हम लोग शहर देखे थे जो कि यमुना नदी के किनारे है? तो कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर, बागपत, कालपी, ये जो लगभग 10 शहर हैं ये यमुना नदी के किनारे हैं। उसके बाद बात करते हैं गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। नोएडा हिंडन नदी के किनारे है। ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी के किनारे है। हरदोई रामगंगा नदी के किनारे है और मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है। हरदोई रामगंगा नदी के किनारे और मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे। जौनपुर की बात करें तो गोमती नदी के किनारे। सुल्तानपुर की बात करें तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे और मिश्रिख जो है गोमती नदी के किनारे और खीरी जो है वो भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फिर बसा हुआ नगर है, बसा हुआ ज़िला है। उसके बाद गोरखपुर की बात करें तो राप्ती नदी के किनारे बस्ती, राप्ती नदी के किनारे श्रावस्ती, राप्ती नदी के किनारे। तो गोरखपुर, बस्ती और श्रावस्ती ये राप्ती नदी के किनारे हैं। अयोध्या बरहज की बात करें तो सरयू नदी के किनारे, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे, बांदा केन नदी के किनारे और हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे। सोनभद्र सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। हिंडन नदी यमुना में मिलती है तो कहाँ पे मिलती है हिंडन नदी यमुना में? वो मिलती है नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है? आगरा जिले से।
मध्य प्रदेश से आने वाली जो चंबल नदी है वो राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से उसका प्रवेश होता है। किसका? चंबल नदी का। मध्य प्रदेश से आने वाली केन कर्णवती नदी राज्य में प्रवेश होती है कहाँ से? बांदा जिले से जो है वो केन नदी प्रवाहित होती है या प्रवेश करती है। फिर मध्य प्रदेश से ही आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी ललितपुर में प्रवेश करती है। बेतवा यमुना में कहाँ पे मिलती है? तो हमीरपुर के पास। चंबल नदी यमुना में मिलती है पंचनदा इटावा बॉर्डर के पास। राज्य में गंगा का प्रवेश एवं निकास क्रमशः कहाँ पे? बिजनौर व बलिया जिले से। यमुना नदी का राज्य में प्रवेश व समापन, तो प्रवेश करती हैं यमुना नदी सहारनपुर से और समापन होता है प्रयागराज में, जो कि गंगा नदी से संगम हो जाता है। फिर रामगंगा और काली नदी, काली गंगा गंगा में कहाँ पे मिलती हैं? कन्नौज में। रामगंगा और काली गंगा मिलती हैं कन्नौज में। उसके बाद बूढ़ी गंगा गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो बूढ़ी गंगा जो है गंगा में मिलती हैं बदायूं में। सई नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से। सई नदी कहाँ से? भिजवान झील हरदोई से। सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट जौनपुर में। गोमती नदी निकलती है कहाँ से? फुलहर या गोमत झील से गोमती नदी निकलती है और पीलीभीत में ये प्रवेश करती है। पीलीभीत से निकलती है, मतलब गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत फुलहर झील से या गोमत झील से। फिर गोमती गंगा में कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में गोमती जो है गंगा में मिल जाती है। गंडक की बात करें तो शालिग्राम नदी, गंडक नदी से ही शालिग्राम जो पत्थर होते हैं वो प्राप्त होते हैं। गंडक नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है? महाराजगंज से। और कहाँ से निकलती है? तो कुशीनगर जिले से ये निकल जाती है। शारदा को ही काली नदी कहते हैं। शारदा का प्रवेश कहाँ से होता है? पीलीभीत से होता है। और शारदा नदी सरयू घाघरा में मिलती है सीतापुर में बासरा के पास। शारदा नदी किस में मिलती है? सरयू घाघरा में मिल जाती है शारदा। कहाँ पे? सीतापुर के बासरा के पास। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आगे के टॉपिक जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश खनिज वन संपदा एवं वन्यजीव परिदृश्य, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और सारे वीडियो आपके लिए बनाएं। ये उत्तर प्रदेश में जो आने वाला एग्ज़ाम है RO उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो हो रहा है, उत्तर प्रदेश विशेष। और आप इसको ज़रूर देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और विद्यावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।